ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, 12th पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th केमिस्ट्री के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज वीडियो नंबर 7 है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आद्य एकक कोशिकाओं के प्रकार, जिसमें हमने आद्य एकक कोशिकाओं को 7 क्रिस्टल तंत्र के नाम से जाना था। 7 क्रिस्टल तंत्र का मतलब होता था कि आद्य एकक कोशिकाओं को अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के आधार पर 7 भागों में विभक्त किया था, जिसमें से हमने पहला प्रकार पढ़ लिया था गणीय एकक कोशिका। अब गणीय के बाद में हमारा जो दूसरा टाइप था वो है द्विसमलंबांश, या इसी का दूसरा नाम है चतुष्फलक, टेट्रागोनल। द्विसमलंबांश का मतलब क्या होता है कि जो इस प्रकार की एकक कोशिका होती है, इस प्रकार की एकक कोशिका होती है जिसमें 3 अक्षीय दूरी होती है, तो द्विसमलंबांश, जिसमें से द्वि यानी 2, सम यानी समान, 2 अक्षीय दूरी तो समान होती है और 1 अक्षीय दूरी इसके अंदर क्या होती है, भिन्न होती है। अर्थात इसके अंदर a बराबर टू b होगा बट नॉट इक्वल टू क्या होगा, c होगा। ये अक्षीय दूरियों के बीच में संबंध पाया जाता है तथा तीनों अक्षीय दूरियां एक दूसरे के लंबवत होती है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, और प्रत्येक जो अक्षीय कोण होता है, जो हमने अल्फा, बीटा और गामा लिया था, वो प्रत्येक अक्षीय कोण इसमें 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे इस प्रकार की एकक कोशिका में, इस प्रकार की एकक कोशिका में सभी अक्षीय दूरियां एक दूसरे के लंबवत होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है तथा जिसमें से 2 अक्षीय दूरी समान व 1 अक्षीय दूरी असमान होती है या भिन्न होती है। एक अक्षीय दूरी असमान होती है तथा अक्षीय कोण की हमने बात की, तो इसमें प्रत्येक अक्षीय कोण मतलब अल्फा, बीटा और गामा, अक्षीय कोण होते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों अक्षीय कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक अक्षीय कोण इसका 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इस प्रकार की एकक कोशिका में, इस प्रकार की एकक कोशिका में तीनों अक्षीय कोण (90 डिग्री के बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। एग्जाम्पल, इसके उदाहरण श्वेत फिल्म, व्हाइट फिल्म, इसके अलावा टाइटेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, SnO2 आदि, ये सभी किसके एग्जाम्पल है,
द्विसमलंबाक्स के बाद में जो तीसरा टाइप था हमारा वो था विषम लंबाक्स। द्विसमलंबाक्स के बाद में तीसरा प्रकार है हमारा विषम लंबाक्स। अब विषम लंबाक्स में नाम से पता लग रहा है विषम, विषम का मतलब जिसकी तीनों अक्षीय दूरी क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तीनों ही बराबर नहीं है एक दूसरे की। यहाँ तो दो बराबर थी और तीसरी क्या थी, असमान। और विषम लंबाक्स में तीनों ही अक्षीय दूरी क्या होती है, असमान होती है तथा वो अक्षीय कोण तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे तीसरे प्रकार के अंदर 7 क्रिस्टल शब्द में तीसरा प्रकार है हमारा विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स के अंदर क्या हो जाएगा कि इस प्रकार की एकक कोशिका में, इस प्रकार की एकक कोशिका में तीनों अक्षीय दूरी असमान या भिन्न भिन्न या भिन्न भिन्न होती है तथा तीनों अक्षीय कोण, तीनों अक्षीय कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तीनों अक्षीय कोण कितने डिग्री के बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर। ये हमारा विषम लंबाक्स वाला है जिसमें तीनों ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा तीनों क्या होती है, नॉट इक्वल होती है। अर्थात इसके अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तीनों भुजा असमान होती है तथा इनके अक्षीय कोण मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा ये सब कितने डिग्री के बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होता है। एग्जाम्पल इसके KNO3, BaSO4, K2SO4 आदि। इसके बाद हमारा जो फोर्थ प्रकार का 7 क्रिस्टल तंत्र है शेषी का, वो है हमारा एकंताक्ष। एकंताक्ष के अंदर तीनों अक्षीय दूरी असमान होती है तथा जिसमें दो अक्षीय कोण अल्फा और बीटा ये दो तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन जो गामा तीसरा अक्षीय कोण है वो 90 डिग्री के समतुल्य नहीं होता है। फोर्थ प्रकार का 7 क्रिस्टल तंत्र है एकंताक्ष। एकंताक्ष के अंदर क्या ध्यान रखना है कि एकंताक्ष में तीनों अक्षीय दूरी असमान होती है
तीनों अक्षीय दूरी कौन कौन सी है? अक्षीय दूरी हमारी थी ए, बी और सी। ये तीनों नॉट इक्वल होती है, तीनों बराबर नहीं होती है। और जो अक्षीय कोण थे हमारे, अक्षीय कोण अल्फा बीटा, ये दोनों तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन जो गामा होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, ये ध्यान रखें। तो इसके अंदर हम इसी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे कि इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में तीनों अक्षीय दूरी असमान या भिन्न भिन्न, असमान या भिन्न भिन्न होती है तथा दो अक्षीय कोण, दो अक्षीय कोण 90 डिग्री के बराबर तथा एक अक्षीय कोण 90 डिग्री से भिन्न होता है, 90 डिग्री से भिन्न होता है। उदाहरण इसके एकंताक्ष गंधक, गंधक का मतलब होता है सल्फर, कि सल्फर है जो एकंताक्ष के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है इसका Na2SO4 NH2 एप्सम लवण। तीसरा है हमारा जिप्सम KCaSO4 2H2O। इस प्रकार के जो हमारे एग्जाम्पल है वो किसके अंदर है? एकंताक्ष के। अब इसके बाद में पांचवें प्रकार का जो सात क्रिस्टल तंत्र है हमारा वो है षटकोणीय। षटकोणीय मीन्स हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल में दो अक्षीय दूरी समान होती है और एक अक्षीय दूरी भिन्न होती है। इसी प्रकार से इस षटकोणीय स्ट्रक्चर के अंदर दो अक्षीय कोण अल्फा और बीटा ये तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और तीसरा अक्षीय कोण होता है वह 90 डिग्री के बराबर नहीं होकर 120 डिग्री के बराबर होता है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे पांचवें प्रकार के अंदर पांचवा प्रकार षटकोणीय हेक्सागोनल। षटकोणीय स्ट्रक्चर बनेगी कैसे? 6 कोण की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं षटकोणीय। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है षटकोणीय की, जिसमें दो अक्षीय दूरी तो समान होती है और एक अक्षीय दूरी भिन्न होती है। इसमें ध्यान रखना अक्षीय दूरी A बराबर B बट नॉट इक्वल टू C, कि दो भुजा बराबर और तीसरी भुजा असमान होती है। इसमें अक्षीय कोण होते हैं, अक्षीय कोण दो अक्षीय कोण अल्फा और बीटा ये तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और तीसरा अक्षीय कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, कितनी डिग्री के बराबर होता है? 120 डिग्री के बराबर। तो इसके अंदर लिखेंगे इस प्रकार की
इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में दो अक्षीय दूरी समान व तीसरी अक्षीय दूरी असमान या भिन्न होती है, असमान या भिन्न होती है तथा दो अक्षीय कोण 90 डिग्री के बराबर व तीसरा अक्षीय कोण 120 डिग्री के बराबर होता है। इसके एग्जाम्पल भी लिख लोगे। उदाहरण जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्लेंड, ZnS, HgI2 आदि इसके एग्जाम्पल। जिंक सल्फाइड निःशुल्क कैडमियम सल्फाइड करना, इसको CDS होता है षटकोण कैडमियम सल्फाइड। अब इसके बाद षटकोणी के बाद छठे प्रकार का जो सात क्रिस्टल तंत्र है वो हमारा त्रिसमन्ताक्ष। त्रि यानी समान और सम त्रि का मतलब तीन और सम यानी समान, जिसकी तीनों अक्षीय दूरी समान हो और तीनों अक्षीय कोण भी समान हो। अब तीनों अक्षीय दूरी और तीनों अक्षीय कोण समान हमने गणीय स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन वहां जो अक्षीय कोण होते थे वो 90 डिग्री के बराबर होते थे, लेकिन यहाँ त्रिसमन्ताक्ष के अंदर अक्षीय कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखने की चीज है। तो अगला है त्रिसमन्ताक्ष। छठा प्रकार त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। ये थोड़ी तिरछी लाइन खींचनी है त्रिसमन्ताक्ष के अंदर। ये स्ट्रक्चर है त्रिसमन्ताक्ष की है, जिसमें तीनों अक्षीय दूरी समान होती है और तीनों अक्षीय कोण भी समान होता है, लेकिन ये अक्षीय कोण ध्यान रखने की बात है 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। अर्थात इसमें अक्षीय दूरी तीनों बराबर होगी और तीनों अक्षीय दूरी बराबर होगी, तो इसका मतलब हो गया A बराबर B बराबर C, और तीनों अक्षीय कोण भी बराबर होंगे। अक्षीय कोण भी बराबर होंगे, अक्षीय कोण थे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन ये कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाते तब तो ये बन जाती घनी है, लेकिन अब यहाँ 90 डिग्री के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब इसे क्या कहेंगे त्रिसमन्ताक्ष। तो गणीय में और त्रिसमन्ताक्ष में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, वहाँ तीनों 90 डिग्री के बराबर होते थे और यहाँ त्रिसमन्ताक्ष में ये तीनों अक्षीय कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में
तीनों अक्षीय दूरी समान होती है तथा तीनों अक्षीय कोण भी समान होते हैं। लेकिन अक्षीय कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं है। लेकिन अक्षीय कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। एग्जाम्पल ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज आदि। त्रिसमन्ताक्ष के बाद हमारा लास्ट बचा है त्रिंताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष के बाद में लास्ट सातवां प्रकार बचा है त्रिंताक्ष। और त्रिंताक्ष में ध्यान आपको ये रखना है कि ना तो तीनों अक्षीय दूरी समान होती है और ना ही तीनों अक्षीय कोण बराबर होते हैं। दोनों ही जब समान हो जाए, अक्षीय दूरी भी समान हो जाए, अक्षीय कोण भी समान हो जाए, तो इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र को हम कहते हैं त्रिंताक्ष। लास्ट सातवां प्रकार। लास्ट सातवां प्रकार है हमारा त्रिंताक्ष। और त्रिंताक्ष के अंदर क्या ध्यान रखना है कि ना तो अक्षीय दूरी बराबर होती है इसके अंदर। अक्षीय दूरी का मतलब हो गया A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और ना ही अक्षीय कोण बराबर होते हैं इसके अंदर। इसका मतलब हो गया कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। जब दोनों ही चीज असमान हो जाए, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण, तो उस प्रकार की एका कोष्टिका को त्रिंताक्ष कहते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अक्षीय दूरी तथा अक्षीय कोण असमान या भिन्न भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल है इसके K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके अलावा CuSO4.5H2, ये त्रिंताक्ष के होते हैं। इस प्रकार से 7 क्रिस्टल तंत्र हमारा कंप्लीट हुआ। 7 क्रिस्टल तंत्र में हमने क्या देखा था कि 7 क्रिस्टल तंत्र के अंदर कि SCC को, SCC का मतलब सरल या आद्य मूल घनी एकल कोष्टिका को इनकी अक्षीय दूरी व अक्षीय कोणों के आधार पर 7 भागों में विभक्त किया था। उन्हें हमने 7 क्रिस्टल तंत्र नाम दिया। और 7 क्रिस्टल तंत्र में 7 प्रकार कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने पढ़ा गणीय, गणीय के बाद हमने दूसरा पढ़ा द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष के बाद में हमने तीसरा पढ़ा विषमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष के बाद में हमने चौथा पढ़ा कौन सा? षटकोणीय, षटकोणीय के बाद हमने पढ़ा कौन सा? त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, एकंताक्ष और एक कौन सा हो गया? त्रिंताक्ष। इस प्रकार से 7 क्रिस्टल तंत्रों के बारे में हमने चर्चा की। अब इसी में एक छोटी सी परिभाषा और आती है, एक टॉपिक आता है ब्रेवे जालक। ब्रेवे जालक, ब्रेवे एक साइंटिस्ट का नाम है और ब्रेवे जालक के अंदर क्या है कि
ब्रेवे एक गणित का फ्रांस का वैज्ञानिक था, मैथ का साइंटिस्ट था और कौन से देश का था? फ्रांस का। इसने इन्हें एससीसी के जो 7 क्रिस्टल तंत्र थे, इन 7 क्रिस्टल तंत्रों को 14 भागों में विभक्त कर दिया। 7 क्रिस्टल तंत्रों को कितने भागों में विभक्त कर दिया? 14 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसे हम ब्रेवे जालक के नाम से जानते हैं। अब वो कौन कौन से भागों में डिवाइड किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो हेडिंग लगाओगे नहीं, ब्रेवे जालक, ब्रेवे जालक। ब्रेवे जालक के बारे में वापस ध्यान से सुनोगे कि फ्रांस का गणितज्ञ था जिसने सन 1848 में एससीसी मतलब सरल या मूल या आधगणीय एकक कोष्ठिकाओं को 14 भागों में विभक्त कर दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेवे जालक के नाम से। जो हमने 7 प्रकार के पढ़े थे, 7 प्रकार के कौन कौन से थे? हमने सबसे पहले पढ़ा था कौन सा? गणीय। एससीसी को 7 भागों में बांटा था, जिसमें एक तो कौन सा था? गणीय। गणीय के बाद हमने दूसरा पढ़ा था द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष के बाद में हमने तीसरा पढ़ा था विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष के बाद में हमने चौथा पढ़ा था एकंताक्ष। एकंताक्ष के बाद में हमने 5वां पढ़ा था षटकोणीय। षटकोणीय के बाद में हमने छठा टाइप पढ़ा था एससीसी का, कौन सा? त्रिसमन्ताक्ष। और त्रिसमन्ताक्ष के बाद में हमने 7वां पढ़ा था त्रिंताक्ष। ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र थे। अब इन 7 को भी इसने डिवाइड कर दिया, किसने? ब्रेवे ने। सन 1848 में फ्रांस का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ब्रेवे, जिन्होंने इन 7 क्रिस्टल तंत्रों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 14 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 14 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेवे जालक के नाम से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि फ्रांस के गणितज्ञ ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने 7 क्रिस्टल तंत्र को 7 क्रिस्टल सन लिख लो पहले। ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने सन 1848 में 1848 में 7 क्रिस्टल तंत्र को 14 भागों में विभक्त किया या डिवाइड किया, जिसे ब्रेवे जालक कहते हैं, जिसे ब्रेवे जालक कहते हैं। अब इसको किसको कितने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? ये तो है 7 क्रिस्टल तंत्र, और इसके ये भाग गणीय को 3 भागों में डिवाइड किया, द्विसमलंबाक्ष को 2 भागों में डिवाइड किया, विषमलंबाक्ष को 2 भागों में डिवाइड किया, इस 4 भागों में। इसके बाद 2 1 1 1 टोटल करोगे 3 और 2 5 और 4 9 9 और 2 11 12 13 और 14। इस प्रकार से टोटल कितने भाग हो गए? इसके 14 भाग हो गए, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेवे जालक के नाम से जानते हैं। 7 क्रिस्टल तंत्र में गणीय को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। 3 भाग भी कौन कौन से? इसका एक तो एससीसी बनाया इसने, इसका एक एफसीसी बनाया और इसका एक ईसीसी बना दिया। इस प्रकार से गण के 3 भाग हो गए। इसी प्रकार से द्विसमलंबाक्ष को 2 भागों में, विषमलंबाक्ष को 4 भागों में, एकंताक्ष को 2 भागों में, षटकोणीय को 1 में, त्रिसमन्ताक्ष को 1 में, त्रिंताक्ष को 1 में। ये गणीय का हो गया, ये द्विसमलंबाक्ष का,
एक अंताक्ष को एक भाग में डिवाइड किया है। फिर हो गया षटकोणीय, फिर हो गया त्रिंताक्ष, और फिर कौन सा हो गया त्रिसमंताक्ष और त्रिंताक्ष। टोटल करोगे 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13। एक अंताक्ष को 2 में करना है डिवाइड। अब हो गए 14, 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11, 12 13 और 14। इस प्रकार से इसे कितने भागों में बांट दिया 14 भागों में बांट दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं ब्रेवे जालक के नाम से जानते हैं। यहाँ तक इसे नोट करो। अब इसके बाद हम मुख्यतः जो 4 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पढ़ी थी हमने, 4 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं कौन कौन सी थी, एक एससीसी, एक एफसीसी, एक बीसीसी और एक कौन सी थी ईसीसी। तो इनमें अवयवी कणों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2-3 नियम है जिनको हम ध्यान से समझेंगे। तो हेडिंग लगाओगे एकक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। नया टॉपिक है एकक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। एकक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के आपको कुछ नियम ध्यान रखने हैं। और नियम कौन कौन से मैं एक बार आपको बोल के बता रहा हूं कि किसी भी क्रिस्टल तंत्र के कोनों पर जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जिसमें 4 कोने ऊपर होते हैं, 4 कोने कहाँ होते हैं नीचे होते हैं, तो प्रत्येक कोने पर उपस्थित अवयवी कण का 1/8वां भाग ही विशिष्ट एकक कोष्टिका से संबंधित होता है। अर्थात जब कोनों पर आपको अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या को आपको 1/8 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है, ये नियम है, आपको फिक्स याद करना है कि कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या होती है जो उसके 1/8वें भाग से सहसंबंधित होती है। अर्थात आपको कोनों पर परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कोनों पर जितने भी अवयवी कण उपस्थित होंगे उनको किससे मल्टीप्लाई करना है 1/8 से। दूसरा नियम है फलकों पर। फलकों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या उसके 1/2वें भाग विशिष्ट एकक कोष्टिका से सहसंबंधित होती है। अर्थात फलकों पर आपको जब भी अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको उन अवयवी कणों की संख्या को 1/2 से गुणा करना है। कोनों के लिए तो किससे गुणा करना है 1/8 से। दिमाग को इस बात में सेव कर लेना, कोनों पर अवयवी कण आपको ज्ञात करने हो तो इसलिए आपको कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या को 1/8 से मल्टीप्लाई करना है। और फलकों पर अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी हो तो फलकों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या को आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तथा केंद्र में जो एकक कोष्टिका या केंद्र के अंदर जो अवयवी कण उपस्थित होता है वो पूर्ण एकक कोष्टिका से सहभाजित होता है। अर्थात केंद्र में उपस्थित अवयवी कण का एक अवयवी कण का पूरे क्रिस्टल के अंदर पूर्ण योगदान होता है, तो उसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वहां अवयवी कणों में 1 प्लस हो जाएगा सेंटर में जो उपस्थित है। तो 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं, इसके नियम है। और नियम में पहला नियम मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला नियम, नियम नंबर 1,
लिखोगे कि कोनों पर उपस्थित अवयवी कण का 1/8वां भाग विशिष्ट एकक कोष्ठिका से सहभाजित होता है। ये पहला नियम है, जिसमें 4 कोने ऊपर होते हैं और 4 कोने कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8। तो प्रति एकक कोष्ठिका का 1/8वां भाग विशिष्ट एकक कोष्ठिका से सहसंबंधित होता है। कोनों पर उपस्थित अवयवी कण का 1/8वां भाग विशिष्ट एकक कोष्ठिका से सहभाजित होता है। अतः कोनों पर अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या को 1/8 से गुणा कर देते हैं। जब भी आपको कोनों पर अवयवी कण निकालने हो तो कोनों पर अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/8 से। दिमाग को इस बात में सेव कर लेना कि जब भी कोनों पर अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/8 से। इसके बाद नियम नंबर 7, कोनों के बाद हम बात करेंगे फलकों पर। किस पर, फलकों पर। तो यहाँ पर लिखोगे कि फलकों पर उपस्थित अवयवी कण का 1/2वां भाग विशिष्ट एकक कोष्ठिका से सहभाजित होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जब भी फलकों पर अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 1/2 से। और कोनों पर अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी हो तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 1/8 से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्थात फलकों पर अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए फलकों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या को 1/2 से गुणा कर देते हैं, 1/2 से गुणा कर देते हैं। तीसरा है सेंटर में, कि जब अवयवी कण का उपस्थित हो केंद्र में, तो केंद्र में उपस्थित अवयवी कण का प्रति एकक कोष्ठिका में या विशिष्ट एकक कोष्ठिका से पूर्ण योगदान होता है। अर्थात ऐसी कंडीशन में आपको एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए केंद्र में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या में आपको 1 जोड़ देना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नियम बचे हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोनों नियम आपके समझ में आ जाएंगे तभी आप अपना नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखने की सिर्फ इतनी सी चीज है यहाँ पर कि जब कोनों पर अवयवी कण निकालने हो तो आपको 1/8 से गुणा करने हैं, और जब फलकों पर अवयवी कण निकालने हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।